AIR6 की जो कॉपी है उसमें ऐसा क्या है खास, और आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका भी ऑल इंडिया रैंक आ जाए। जब भी आप अगर पेटेंट मान लीजिए कभी अगर आपने रिन्यूअल फीस नहीं भरी तो क्या हो जाता था, लैप्स। कहीं पे अगर नंबर कटे तो क्यों कटे ये भी देखें, क्योंकि AIR6 हो या AIR1 हो बेटा, किसी को भी यहाँ पे 100 मार्क्स नहीं मिलता। तीसरी चीज बेटा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगा, वो है आपका किस तरीके से आप आंसर के फॉर्मेट को ट्रीट करते हैं। दुनिया में दो ही फॉर्मेट है, ये बहुत कम लोग को पता है। एक फॉर्मेट है जिसको बोलते हैं IRAC फॉर्मेट, आप गूगल कर लेना, और दूसरा होता है बेटा LAC फॉर्मेट। हमारे इंडिया में जो फॉर्मेट चलता है उसको बोलते हैं LAC फॉर्मेट। हेलो 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 दोस्तों, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। और जैसा कि आपने देखा कि हम यहाँ पे जानने वाले व्हाट आर द टॉपर सीक्रेट्स। AIR6 की जो कॉपी है उसमें ऐसा क्या है खास, और आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका भी ऑल इंडिया रैंक आ जाए, आपका भी पहले ही अटेम्प्ट में पूरा का पूरा एग्जाम बढ़िया मक्खन तरीके से निकल जाए। तो क्या है वो चीजें, तो आइए बिना देरी किए बेटा, बिना बिल्डअप किए सीधा कॉपी के अंदर आते हैं। और कॉपी में ऐसी क्या बातें हैं उसको अपन यहाँ पे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आपको भी यहाँ पे AIR6 के बेटा प्रेजेंटेशन टिप्स बोलो या जो भी आप नॉलेज टिप्स बोलो, वो आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। गॉट इट एवरीवन। तो एक एक करके बात करते हैं हम लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। तो सबसे पहली जो बात है, अगर आप इस कॉपी को देखेंगे बेटा, तो ये कॉपी बड़ी नीट एंड क्लीन आपको दिखेगी। मतलब आप इस कॉपी को देखिए, राइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, ये उसकी ECIPL की कॉपी है, बच्चे ने ECIPL मुझसे पढ़ा था। एंड इनफैक्ट आई थिंक जब मैंने उससे इंटरव्यू किया तो उसने बताया कि सबसे कम जो उसने मतलब एफर्ट दिए थे वो इस सब्जेक्ट पे दिए थे, उसके बाद भी बेटा नियर एग्जामिनेशन नंबर आ गए, इसके 54 मार्क्स आ गए। तो सबसे कम एफर्ट देकर भी, तो अगर वो सबसे ज्यादा एफर्ट इस पे देती तो पता नहीं कितने नंबर आते फिर। खैर, तो सबसे पहले देखिए, ये भी मैंने क्लास में बताया था कि हमेशा बेटा क्वेश्चन के बीच में, पेज के एकदम बीच में आपको ये लिखना है। रीजन क्या हुआ था पता है, मेरा एक स्टूडेंट था जिसने यहाँ पे लिखा था 5A, और उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 2 3 ऐसा करके लिखा था। इंस्टीट्यूट ने ठीक से उसको चेक ही नहीं किया, क्योंकि कभी कभी ये जो कॉलम होता है ना, कॉलम दिखता नहीं है। ये जो पीछे बगल वाला कॉलम होता है ना, वो दो पेजेस के बीच में ना दब जाता है। तो तब से मुझे समझ में आया कि यार ये ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैंने स्टूडेंट्स को हमेशा बोला कि सेंटर पे लिखो, हमेशा सेंटर पे लिखो, क्योंकि सेंटर पे अगर आप लिखोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ध्यान भटक जाए। अब एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट के अंदर आई वो, और उसके बाद एक्सक्लूसिव परमिट, राइट टू सीयू, ये उसने लिखा। बहुत ही अच्छे से लिखा। विदाउट द कंसेंट जो होता है वो मेन वर्ड होता है, तो उसने उसको अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक है, अब देखो राइटिंग किसकी छोटी होती है किसकी बड़ी होती है। आपकी जो भी राइटिंग है उसको आप मेंटेन करें, उसको आप छोड़े नहीं। आगे आ जाते हैं। फिर क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी था, उसके अंदर भी इनोवेटिव स्टेप, न्यू नोवल होना चाहिए। जो वर्ड है ये बेटा स्टडी मैट में दिया हुआ है। आगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। सेक्शन नंबर 3 और 4 के अंदर वो फॉल नहीं होना चाहिए। ये वाला पॉइंट बच्चे ने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया, ये नहीं भी लिखेगी तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ सेक्शन नंबर 3 और 4 वाला पॉइंट उसको लिखना चाहिए था, वो उसने यहाँ पे लिखा है और उसको यहाँ पे नंबर भी मिला है। आगे आ जाते हैं। फिर रिस्टोरेशन ऑफ लैब्स पेटेंट, ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जो जिसमें ना कई सारे बच्चों ने गलत किया होगा, पर इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया। जब भी आप अगर पेटेंट मान लीजिए कभी अगर आपने रिन्यूअल फीस नहीं भरी तो क्या हो जाता था, लैब्स। तो बच्चे ने पहले सेक्शन नंबर लिखा, फिर फॉर्म और मैनर में आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, ये बात लिखी है। इंटेंशनल नहीं था, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा, अगर आप एप्लीकेशन कंसिडर करें, रिजेक्ट करना है तो भी आप कर सकते हो, पर रीजन इन राइटिंग देना पड़ेगा। एक एक चीज उसने देखोगे अगर आप, तो बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है, चीजों को उसने मार्क किया हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गॉट इट एवरीवन। अब कहीं पे अगर नंबर कटे तो क्यों कटे ये भी देखें, क्योंकि AIR6 हो या AIR1 हो बेटा, किसी को भी यहाँ पे 100 मार्क्स नहीं मिलता। तो क्या ऐसी चीज है जो AIRs भी गलती करते हैं और हम कोशिश कर सकते हैं कि उससे बचे। आइए उसके ऊपर आते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा यूनिक टॉपिक था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अराउंड 35 बच्चों की कॉपी देखी है ECIPL के अंदर। किसी भी बच्चे को ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6B, आप भी कमेंट करके बताना आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या। क्वेश्चन नंबर 6B के अंदर बेटा लिमिटेशन एफ टू कलर की बात बोली गई है। आप बुक खोलकर देख लो, मेरे हर बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, पर किसी भी बच्चे को यहाँ पे 1 नंबर से ज्यादा नहीं मिला, किसी भी बच्चे को नहीं। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है ICSI भाई, अगर तुमको बच्चे को पास नहीं करना है तो सीधा कह दो कि पास नहीं करना है। जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने 30-35 कॉपी देखे हैं, मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूं कोई ऐसी कॉपी आपको कहीं नहीं मिलेगी जिसमें किसी भी बच्चे को
एक नंबर से ज्यादा मिला हो। हर बच्चे को बेटा एक नंबर मिला है, हर बच्चे को इस टॉपिक के अंदर एक नंबर मिला है। तो आईसीएसआई गलत करती है? आप कहते हैं ना कि आईसीएसआई सारी चेकिंग सही करती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें किसी भी बच्चे को यहाँ पे नंबर नहीं मिला है, सबको एक नंबर मिला है। अच्छा, और अगर आप इंस्टीट्यूट को देखोगे तो वो 10-10 नंबर का मॉडरेशन दे देता है, ये दिखाते हैं कि हम कितने दानी हैं। लेकिन तुम कॉपी चेक करते समय कितनी सारी गलतियां करते हो, कितने सारे क्वेश्चन तुम ठीक से देखते ही नहीं हो। खैर ठीक है, इंस्टीट्यूट के ऊपर अपन बाद में बरस जाएंगे। अभी तो फिलहाल अपन टॉपिक के अंदर आते हैं। कंक्लूजन हमेशा लिखना बेटा, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखो कंक्लूजन अच्छे से लिखना है। अगर आप केस स्टडी अटेंड कर रहे हैं तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल वैसे ही आपको केस स्टडी अटेंड करनी है। लॉ लिखना है, फिर प्रोविजन लिखना है, और उसके बाद फिर आपको जो कंक्लूजन है वो आपको लिखना है। हर जगह पे उसने यही फॉलो किया है, बुलेट पॉइंट्स अंडरलाइन, बुलेट पॉइंट्स अंडरलाइन। तो ये बेटा यहाँ पे खास है। अब यहाँ पे उसको 0 नंबर मिला है क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर। ठीक है, यहाँ पे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्वेश्चन था। यहाँ पे बच्चे ने ना एक्चुअली 75% ऑफ द अमाउंट सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है, ये लिख दिया है। छोटी सी गलती हो गई बच्चे से, यहाँ पे होना चाहिए था बेटा 70% ऑफ द बैंक ऑफ द अमाउंट, 70% ऑफ द अमाउंट हम लोग को यहाँ पे डालना है। बाकी पेनल्टी बच्चे ने यहाँ पे ठीक लिखा था, तो पेनल्टी का नंबर इन्होंने काट दिया, वो ठीक है। बट हाँ, 70% यहाँ पे होना चाहिए आंसर। गॉट इट एवरीवन? तो बच्चे ने नियर परफेक्ट सोल्यूशन लिखा है। तो इसका ये भी मतलब आपको समझ में आएगा कि बेटा अगर आप 80-90 नंबर का अगर अटेंड करते हो, एक आध क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हो, तो आपको अच्छे खासे नंबर और एग्जाम्शन वाले नंबर आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा अंडरलाइन करिए। दूसरी बात बेटा, आपकी हैंडराइटिंग खराब हो चलेगा, लेकिन कॉपी को नीट एंड क्लीन रखिए। क्लियर है? तीसरी चीज बेटा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगा, वो है आपका किस तरीके से आप आंसर के फॉर्मेट को ट्रीट करते हैं। अगर बेटा मैं बात करूं, अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को हमेशा बेटा बुलेट पॉइंट्स में लिखना। लेकिन अगर मान लीजिए वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, वो अगर केस स्टडी जैसा क्वेश्चन है, तो वहां पे बेटा आपको फॉलो करना पड़ेगा पहले लॉ। लॉ के बाद बेटा जो भी आपका क्वेश्चन के अंदर एनालिसिस हो रहा है वो एनालिसिस आप करेंगे, किस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था लेकिन ऐसा होना चाहिए। और फिर आखिर में आप क्या करेंगे बेटा, कंक्लूजन। ठीक है, इसको बेटा बहुत ही फेमसली कहा जाता है LAC फॉर्मेट। आप इस LAC फॉर्मेट को छोड़ेंगे नहीं। दुनिया में दो ही फॉर्मेट है, ये बहुत कम लोग को पता है। एक फॉर्मेट है जिसको बोलते हैं IRAC फॉर्मेट, आप गूगल कर लेना। और दूसरा होता है बेटा LAC फॉर्मेट, हमारे इंडिया में जो फॉर्मेट चलता है उसको बोलते हैं LAC फॉर्मेट। अब चौथे के अंदर आ जाते हैं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता या आधा भी आता है, तो जितना आता है उतना लिखो, आपको कुछ ना कुछ नंबर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। So never leave your answers. Never leave any question. कुछ ना कुछ बेटा आपको वहां पे अटेम्प्ट करना ही करना है। क्लियर हो गया? हाइलाइट्स करने हैं बेटा, जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे, आपको लगता है कि ये सारी चीजें हमको करनी चाहिए, लिखनी चाहिए, वो उन सारे चीजों को आप कीवर्ड्स को आप यहाँ पे अंडरलाइन करके चलेंगे। कुछ अगर आपके एक्स्ट्रा मन में आ गया तो देखिए उस बच्चे ने एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा था स्टार्टिंग क्वेश्चन में, तो नंबर नहीं कटा। अगर आप एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पर इस वाला ये भी नहीं है कि बहुत सारा आप एक्स्ट्रा लिख दो। आपको लग रहा है कि ये वाला पॉइंट जोड़ने से थोड़ा सा भरा हुआ लगेगा, हल्का सा ऐसा लग रहा है कि रेलिवेंट ही है, तो आपको लिखना है तो बेटा आप लिख दो। गॉट इट एवरीवन? लास्ट टिप, इस बच्चे ने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ECIPL में थोड़ी सी कम की थी। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेटा और ज्यादा करोगे तो और भी ज्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अगर 7-8 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हमको लगता है यार ये वाला इजी है, तो हम इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं और फिर वो रह जाता है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट हमको लगता है यार ये वाला ना हमको उतना बनता नहीं है, तो हम इसी की प्रैक्टिस ज्यादा करने लग जाते हैं। तो इसी वजह से बेटा ECIPL कई लोग को अब तो बेटा PW में इजी लगने लग गया है। तो आप छोड़ना मत, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना, करते रहना, करते रहना। क्योंकि ECIPL एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे बच्चों को इस बार भी बहुत सारे एग्जाम्शन मिले हैं, और आगे भी बेटा बहुत ज्यादा एग्जाम्शन मिल सकते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 60 नंबर लाना ईजी है। बस जो टिप्स मैंने दिए हैं, जिस तरीके से मैंने आपको लिखना सिखाया, बिल्कुल वैसे आपको फॉलो करना है। हेलो 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 दोस्तों, क्या हालचाल? और आज हमारे सामने है अग्रिमा जैन, जिन्होंने दिसंबर 2025 में अचीव किया था ऑल इंडिया रैंक 6। और इन्होंने हर सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर किया। ऑल्सो ECIPL में भी इनका नियर एग्जाम्शन नंबर आया। तो आज हम लोग जानेंगे अग्रिमा से कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ECIPL में इतना अच्छा उनका स्कोर आया। तो अग्रिमा, व्हाट डू यू थिंक, आपका पेपर कैसा गया था और आपको जो नंबर मिले, क्या आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड है या आपको और मिलना चाहिए था? पेपर तो मेरा बहुत अच्छा हुआ था ECIPL का स्पेसिफिकली उसमें, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट सब कुछ किया था
और सब कुछ ऑलमोस्ट आता ही था, 95% मुझे आता था उसमें। तो पेपर तो मेरा सबसे पहले बहुत अच्छा गया था। और साथ में जो मार्क्स मुझे मिले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से बेटर हो सकते थे। मैंने जब मार्किंग देखी तो 1 या 2 नंबर मिले हुए हैं ज़्यादा-ज़्यादा। तो मार्किंग थोड़ी-सी बेटर हो सकती थी। करेक्ट, चेकिंग काफी स्ट्रिक्ट हुई सीआईपीएल में, उसके बाद भी एग्जामिशन के पास आए, ये अच्छी चीज है। और आपका पेपर जैसा मैंने देखा, बच्चों ने भी अब देखा होगा, तो वो बहुत अच्छा आपने लिखा। तो आपके कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स आप दे दीजिए। सर प्रेजेंटेशन टिप्स तो सबसे पहले तो मैंने आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सारी करी थी। आप क्लास में भी जब नोट्स वगैरह लिखवाते थे तो उसके साथ ही समझ आ जाती कि लैंग्वेज किस तरीके से लिखनी है। साथ में एक हेडिंग हमें ज़रूर दे देनी चाहिए, जिससे पता चल जाता है कि हम एग्जैक्टली लिखने क्या वाले हैं अपने आंसर में। की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। और साथ में आपने बताया था कि सब चीज़ पॉइंटर्स में लिखनी है, तो वो चीज़ भी मैंने थोड़ा सा ध्यान रखी थी एग्जाम टाइम हम्म। पे, तो पॉइंटर्स में लिखना है। और ये चीज़ मैंने पूछी थी, हालाँकि मैं कर नहीं पाई कि अगर कोई चीज़ स्टेप्स वाली आ जाते हैं, जैसे पेटेंट वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्टेप्स है कुछ, तो उसका हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ऑल्दो मैंने ये शायद नहीं किया था अपने उसमें, पर क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाया, पर कर सकते हैं ये चीज़। करेक्ट, करेक्ट। तो आपने, अच्छा है कि आपने क्लास की सारी बातों को फॉलो किया, दैट इज वेरी गुड। और आखिरी चीज मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने इतना बढ़िया नंबर लाया, रैंक लाया, तो ऐसी क्या चीज थी जो स्पेसिफिकली ईसीआईपीएल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट है, पार्ट ए 60 नंबर, पार्ट बी शायद मुझे लगता है थोड़ा बेटर पार्ट है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, आपने क्या सोचा, कैसे टैकल किया हर चीज को? सर मॉड्यूल तो नहीं पढ़ा था मैंने, सबसे पहले आपके लेक्चर्स देखती थी, साथ के साथ नोट्स कंप्लीट करती थी। और जितना भी मेरा रिवीजन वगैरह रहा है वो सब मैंने आपके वाले नोट्स से ही किया है। मैंने मॉड्यूल से भी ज़्यादा इतना पढ़ा नहीं, क्योंकि आप क्लास के बाद में चेक करवाते थे कि हमने ये वाले सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आपके जो नोट्स थे वो सबसे बेस्ट थे। ईसीआईपीएल में मैंने बाकी सब सब्जेक्ट से सबसे कम एफर्ट्स डाले थे, क्योंकि उसमें सब चीज़ आप बना के देते थे नोट्स वगैरह, और अब तो आपने ऑडियो कैप्सूल्स भी शुरू करे हैं, तो सब चीज़ उसमें ही थी, इसकी वजह से हो गया था। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। ये मैंने भी जब वीडियो बना रहा था तो मैंने भी ये कहा था कि यार बच्चे ने सबसे कम एफर्ट इसी में दिया, पर उसके बाद भी अच्छे नंबर आ गए, दैट इज वेरी वेरी गुड। आई होप अग्रिमा आप आगे भी ऐसे बहुत बढ़िया करें, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रोफेशनल। बहुत ही जल्दी आप अग्रिमा जैन की जगह सीएस अग्रिमा जैन बन जाए। तो थैंक यू सो मच अग्रिमा आने के लिए, एंड थैंक यू। थैंक यू सर।